हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आप लोग कल का वीडियो आपने देख ही लिया होगा। उसको आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसको लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडियन सोशियोलॉजी में सबसे पहले आज हम लोगों का टॉपिक है जीएस घुरिए। ठीक है, तो आप लोग भी नोट्स की कॉपी ले लीजिए और उस पर नोट्स बनाना शुरू करिए। जीएस घुरिए का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव घुरिए। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर 1893 में, है ना, सरस्वत ब्राह्मण परिवार में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1984 में। गोविंद सदाशिव घुरिए भारत में शामिल समाजशास्त्र के निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। भारत शास्त्र जैसे ज्ञान की नई शाखा की इन्होंने नींव डाली। घुरिए ने भारत की जनजातियों, प्रजातियों और जातियों को सांख्यिकीय आधार पर विस्तृत अध्ययन किया है। ये इनके बारे में कुछ बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं तो उसको आप लिख लीजिए। इंडियन साधु, ये आई थी 1953 में। सेकेंड बुक है आपकी फैमिली एंड किन इन यूरोपियन कल्चर, ये आई थी 1961 में, यानी कि 1961 में। थर्ड है बुक आपकी एनाटॉमी ऑफ द रूरल अर्बन कम्युनिटी, ये आई थी 1962 में, 1962 में। गॉड्स एंड मैन, ये आई थी 1962 में, यानी कि 1962 में। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963, यानी कि 1963 में। सोशल टेंशंस इन इंडिया, ये आई थी 1968 में, यानी कि 1968 में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया आई थी 1969 में। ठीक है, ये इनकी बुक के नेम थे। हाँ, यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए कि जो इनकी बुक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1969, इसका जो संशोधित संस्करण हुआ था वो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशंस, ठीक है, इसके रूप में प्रकाशित हुई है। ये यही बुक है। आज हम लोग पढ़ेंगे घुरिए से जाति संबंधी विचार। घुरिए ने जाति संबंध के विषय में क्या विचार अपने प्रकट किए हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। CH जाति क्या होती है? तो पहले बताया था आप लोगों को जब हम कास्ट पढ़ा रहे थे कि जाति एक प्रदत्त परिस्थिति होती है, यानी इसका आधार जन्म माना जाता है, इसी को जाति कहते हैं। इसमें CH घुरिए ने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवांशिक होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। यानी कि जब कोई वर्ग पूर्णतया आनुवांशिक मतलब जन्म के आधार पर होता है, जन्मजात होता है या कह सकते हैं, तब उसे जाति कहते हैं। मजूमदार जाति को एक बंद वर्ग मानते हैं। बंद वर्ग क्योंकि यहाँ आप अपनी जाति चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक जो जाति होती है ये एक बंद वर्ग है, आप जिसमें जन्म लेते हैं ताउम्र उसी जाति में रहते हैं। प्रोफेसर घुरिए ने जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर इसकी 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसमें है पहला, समाज का खंडनात्मक विभाजन, यानी कि जो जाति है वो खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की सामाजिक स्थिति और जातिगत नियम समूह के प्रति अपनी सजातीयता प्रकट करते हैं। मतलब हर व्यक्ति अपनी जाति के जो चेतना है उससे संबंधित होता है, यानी कि वो जानता है कि उसकी जाति क्या है और उसकी जाति के सदस्य कौन कौन से हैं और उसके नियम क्या क्या हैं, इसलिए उसमें इस प्रकार की चेतना पाई जाती है। अगला है आपका संस्करण, है ना, यानी कि संस्करण मतलब ऊंचा नीचा, है ना। इसी तरह प्रत्येक जाति ऊंची नीची जातियों में विभाजित है।
इनमें से कई जाति उप जातियों में भी विभाजित हैं। मतलब जाति तो है ही है। मान लीजिए कि आप वैश्य जाति ले लीजिए तो उसमें भी कई जातियां आती हैं। अग्रवाल हो गया, जायसवाल हो गया, इस तरह की कई उपजातियों में विभाजित होती हैं। और इसी के संदर्भ में जो जाति के सदस्य होते हैं, यानी जो जाति होती है उसकी उपजातियों के जो उपजातियां होती हैं उसके सदस्य अपनी इसी संदर्भ में जो संबंध हैं उसको यहाँ पर स्थापित करते हैं। अगला है आपका खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। यहाँ पर खान पान का मतलब क्या होगा? कच्चा और पक्का भोजन। कच्चा पक्का भोजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता देती हूँ। कच्चा भोजन मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कि होती है, और पक्के भोजन में पूरी सब्जी है ना, जो फ्राई की हुई होती हैं, इनको रखा जाता है। तो यहाँ पर कच्चा और पक्का भोजन के नियम स्थापित होते हैं, यानी कि आप कहाँ पर कच्चा भोजन कर सकते हैं और किन के साथ पक्का भोजन कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर जाति पर लागू होता है। इसके अलावा आप किस जाति के साथ खाना खा सकते हैं, किस जाति के साथ आप रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, इसके नियम भी यहाँ पर लागू होते हैं। इसके अलावा नागरिक और धार्मिक नियोग्यताएं और विशेषाधिकार। एक मिनट पानी पी लेती हूँ मैं। नागरिक तथा धार्मिक नियोग्यताएं और विशेषाधिकार। यहाँ पर जातिगत अगर संस्करण की बात करते हैं हम, तो जातिगत संस्करण के अनुसार जो ऊंची जातियां हैं उनको धार्मिक और सामाजिक कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि जो नीची जाति होती हैं, निम्न जाति जो होती हैं, उनको उन पर नियोग्यताएं, धार्मिक और सामाजिक कुछ नियोग्यताएं होती हैं, उनको लागू किया जाता है। अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो अगर नियोग्यताएं जैसे नीची और जातियों में लागू थी, उसकी अगर हम बात करते हैं तो पेशवा शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो नीची जातियाँ थीं उनमें जो प्रमुख जातियाँ पाई जाती थी महार और मांग। महार और मांग जनजाति को पूना के मुख्य द्वारों के अंदर, जो मुख्य द्वार होते थे, क्योंकि राज्य की शासन होता था, तो जो पूना का मुख्य द्वार है उसके अंदर जो नीची जातियां हैं उनको 3 बजे से लेकर शाम के 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, यानी कि वो घर के अंदर ही रहते थे। प्रोफेसर घुरिये ने कहा कि अनेक उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जातियों के सदस्य से पानी तो भरवा सकते थे। मतलब जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं वो निम्न जातियों से सेवाएं ले सकते थे, लेकिन जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो ऊंची जाति है वो नीची जातियों से पानी भरवा लेती थी, लेकिन क्या करती थी, उस बर्तन में नीची जाति का व्यक्ति पानी पी नहीं सकता था। तो इस तरह की जो विषम नियोग्यताएं हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। व्यवसाय की स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध था, यानी कि चूँकि जाति अनुवांशिक होती थी तो अनुवांशिकता के आधार पर सभी जातियों को एक व्यवसाय दे दिया गया था, और उसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति जो था वो उसी व्यवसाय को करता था। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या किसी अन्य कुल में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण कुल का व्यक्ति अगर उस योग्य नहीं है तो वो दूसरा व्यवसाय नहीं चुन सकता, उसको वही वेदों का पठन पाठन ही करना होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समाज में देखने को मिलती थी, यानी कि आपका जन्म तो अनुवांशिक होता ही था, इसके साथ ही अनुवांशिकता जन्म के साथ ही जो व्यवसाय की अनुवांशिकता थी उसको भी जोड़ दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो व्यवसाय था वो भी अनुवांशिक हो गया था। विवाह प्रतिबंध पाया जाता था यहाँ पर। यहाँ का अगर बात करें विवाह पर प्रतिबंध, तो अंतर विवाह जाति का एक सार तत्व था। ठीक है, सार तत्व था। यहाँ पर अगर आपने इन नियमों को, वैवाहिक संबंध के नियमों का अगर आपने उल्लंघन किया है तो क्या होगा, आप उस उल्लंघन को सामाजिक अपराध माना जाएगा। यहाँ तक कि आपकी जो जाति पंचायत है आपको बहिष्कृत कर सकती है, जाति से बहिष्कृत कर सकती है।
तो इस तरह की जो चीज़ें थी यहाँ पर समाज में देखने को मिलती थी। अब आता है आपका जाति और प्रजाति। इसी जो यही जो बुक है आपकी ये कास्ट क्लास एंड एक्यूपेशन, इसमें आगे घुरिये ने इसी पुस्तक के 5वें अध्याय में जाति की जो प्रकृति है इसको स्पष्ट करने के लिए इन दोनों में जाति और प्रजाति में अंतर संबंध स्थापित किए हैं। घुरिये ने कहा कि जो प्रजाति है वो भी एक जैविकी अवधारणा है ना। जैसे जाति जन्म पे आनुवंशिकता पे आधारित होती है, वैसे कोई व्यक्ति जो रूप और गुण लेकर पैदा होता है वो भी आनुवंशिक होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो जैविक ही होता है। इन्हीं जो शारीरिक विशेषताएं हैं जो व्यक्ति जन्म लेता है उसमें जो जन्मजात शारीरिक विशेषताएं होती हैं, इन्हीं के आधार पर प्रजाति जो होती है उसको पहचाना जा सकता है। घुरिये ने पूरे विश्व की, है ना, पूरे जो वर्ल्ड है उसकी प्रजाति को 3 भागों में विभाजित यहाँ पर किया हुआ है। पहला है इसमें कॉकेशायड प्रजाति। कॉकेशायड प्रजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। कॉकेशायड प्रजाति, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी शारीरिक विशेषता क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है? गोरा रंग, है ना, गोरा रंग। यहाँ पर आप देखते नहीं है कि यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उनका रंग क्या होता है? गोरा होता है। तो ये कॉकेशायड प्रजाति के लोग होते हैं। सेकेंड है आपका मंगोलॉयड प्रजाति। मंगोलॉयड प्रजाति कहाँ पाई जाती है? चीन है, जापान है, तिब्बत है, म्यांमार है, यहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती हैं। अगर हम इनकी पहचान की बात करें, इनकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं अगर हम उनकी बात करें तो इनका जो त्वचा होता है, इनकी जो स्किन होती है, इसका रंग क्या होता है? पीला होता है या पीलापन लिए हुए होता है। शरीर में जो बाल होते हैं, बालों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है इनमें, और इनका जो सिर होता है वो चौड़ा होता है, मतलब बहुत चौड़ा नहीं, मतलब इन लोगों के अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है। नाक छोटी व चपटी होती है और जबड़ा जो होता है उसकी हड्डी पर मांस का अधिक जमाव देखने को मिलता है। इनकी आंखें छोटी होती हैं, ठीक है। थर्ड है आपका निग्रोइड प्रजाति, ठीक है। निग्रोइड प्रजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ये प्रजाति पाई जाती है। और आप इनकी शारीरिक विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं तो इसमें है मोटी चपटी नाक। इनकी जो नाक होती है मोटी चपटी होती है, सिर लंबा होता है इनका, और आगे की ओर निकला हुआ मुंह, जो मुंह होता है इनका आगे की ओर निकला हुआ होता है। मोटे और लटके होंठ, होठों का जो आकार होता है वो मोटा और लटका हुआ होता है। और ऊनी और गांठदार बाल, सर पे जो बाल पाए जाते हैं वो ऊनी और गांठदार होते हैं। आपने देखा नहीं है अफ्रीकन लोगों को छोटे छोटे बाल मुड़े मुड़े होते हैं, तो ये कहा जाता है कि उनके जो बाल हैं ऊनी और गांठदार पाए जाते हैं। काले से लेकर गहरे बादामी रंग इनका पाया जाता है, और दोनों ओर के जो जबड़े होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। दोनों ओर के जो जबड़े हैं वो उभरे हुए होते हैं यहाँ पर। घुरिये का कहना है कि इन विभिन्नताओं के बाद भी जाति और प्रजाति में समानता देखने को मिलती है। घुरिये लिखते हैं आगे कि जाति की तरह प्रजाति में सजातीयता चेतना अधिक होती है ना। सजातीयता चेतना मतलब जिस तरह की हमने देखा ना, जो जाति के लोग होते हैं उसमें लोग अपनी जाति के प्रति विशेष चेतना रखते हैं। उनका व्यवसाय क्या है, उनके जो जाति है उनके नियम क्या हैं, तो उनके सदस्य क्या कौन कौन हैं, उस जाति के सदस्य कौन कौन हैं। वैसे ही प्रजाति में भी इस तरह की समानता देखने को मिलती है। उच्च जातियों की तरह ही जो आपका गोरी जनजातियां हैं, आपको कह लीजिए जो कॉकेशायड जनजाति हैं, वो अपने आप को उच्च मानती हैं, है ना। जैसे जो जाति होती है, उच्च जाति के लोग क्या करते हैं? उच्च जाति के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शिक्षित
और उच्च मानते हैं, वैसे ही यहाँ पर गोरी जो जनजाति होती वो अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ मानती है। अगर वर्तमान समय में जैसे घोरे कहते हैं कि जैसे वर्तमान समय में जो जातियां हैं उनकी पारस्परिक जो दूरी होती थी पहले, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। उसी तरह अगर हम प्रजाति की बात करें तो यहाँ प्रजाति जो भिन्नताएं हैं उनमें जो विभेद पाए जाते थे वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपका घुरी हैं उन्होंने जाति व्यवस्था के सिद्धांत भी दिया है। जाति व्यवस्था के जो सिद्धांत है वो उन्होंने अपनी इसी बुक के 9वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने नेसफील्ड का व्यवसाय सिद्धांत और नेसफील्ड का जो जाति का व्यवसाय सिद्धांत है और रिजले का जो प्रजातीय सिद्धांत है, इसके बारे में इन सभी सिद्धांतों को उन्होंने अपनी इस बुक में इस अध्याय में स्वीकार किया है। घोरियानी जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति है इसको इंडो आर्यन प्रजाति जो थी, इंडो आर्यन प्रजाति के प्रभावशाली जो लोग थे उनका परिणाम मानती है ना। उन्होंने यानी कि उनका कहना ये है कि उन्होंने जितनी भी प्रजाति के सिद्धांत थे, जाति संबंधी जो जितने भी सिद्धांत जो विद्वानों ने दिए हैं उसको स्वीकार भी किया और उन्होंने अपना जो माना है घोरिया ने, उन्होंने कहा कि जो इंडो आर्यन प्रजाति थी, जो इसके लोग थे, इनके सदस्य थे, उनके प्रभावशाली जो लोग थे उसका ये परिणाम है। किसका परिणाम है? जाति की उत्पत्ति का ये परिणाम इसको मानते हैं। घोरिये की जाति व्यवस्था के सिद्धांत को ब्राह्मणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये लिख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि घोरिये का जो जाति उत्पत्ति सिद्धांत है वो कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अस्पृश्य और अनुसूचित जातियाँ। ये जो टॉपिक है इसमें 9वें अध्याय में, इसी पुस्तक में 9वें अध्याय में ये दिया गया है। घोरिये कहते हैं कि अगर हम इतिहास की बात करते हैं, अगर हम इतिहास उठा कर देखें, ऐतिहासिक काल की बात करें, तो घोरिये कहते हैं कि मौर्य शासन काल में जो शूद्र वर्ण था, जो शूद्र लोग थे, उनके जो शासक थे, क्योंकि मौर्य शासन काल में शूद्रों का शासन माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शूद्र ही थे, कहा जाता है कि वो शूद्र जाति के थे। तो उन्होंने कहा कि जो मौर्य शासन काल है वहाँ शुद्ध वर्ण के शासकों के कारण इस समय जो शूद्रों के साथ जो योग्यताएँ देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। मतलब इस समय में, इस पीरियड की, इस काल की अगर हम बात करें तो। लेकिन जैसे जैसे क्यों आप क्वेश्चन आप ये उठाएंगे, आगे में पढ़ने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऐसा क्यों, है ना। तो इस समय क्या था, जो हिंदू धर्म था उसका प्रभाव काफ़ी कम था, ठीक है। इस काल में हिंदू धर्म का प्रभाव काफ़ी कम था और यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस यही कारण था कि इस समय जो हिंदू जो धर्म के नियम थे वहाँ पर ये लागू नहीं होते थे, क्योंकि अधिकांशतः लोग बौद्ध और जैन धर्म को फॉलो करते थे। शासक भी वहाँ के जो भी थे वो भी इन धर्मों को फॉलो करते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे मौर्य शासन काल का पीरियड समाप्त होता है तो देखने में आता है कि समाज में ब्राह्मण ग्रंथों और स्मृतियों का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता है। जो उस समय के उसके बाद के जो शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने कार्य किया। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों और स्मृतियों का प्रभाव देखने में मिलता है, जिसके कारण, उसी के प्रभाव के कारण जो जाति व्यवस्था है उसकी कठोर संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आता है जाति और व्यवसाय। विभिन्न वर्णों में जब जाति व्यवस्था की जो प्रक्रिया थी, जब प्रारंभ हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, इसकी आरंभिक काल था, तो उस समय अगर हम बात करें तो उस समय भी कोई आनुवांशिक व्यवसाय यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यानी कि जो वर्ण जो जाति में तब्दील हो रही थी या प्रक्रिया चल रही थी, तब यहाँ पर कोई व्यवसाय आनुवांशिक नहीं था कि आपको यही व्यवसाय करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जाति का जो प्रदत्त परिस्थिति यानी कि जन्मजात माना जाने लगा, वैसे वैसे ही जो व्यवसाय था उसको भी आनुवांशिक
माना जाने लगा। मतलब प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय निर्धारित कर दिया गया और उसमें जन्म लेने वाले, उस जाति में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं वो उसी व्यवसाय को अपनाएंगे। ये कठोरतम नियम लागू कर दिया गया। यानी कि आपने जिस जाति में जन्म लिया आप उसी व्यवसाय को अपनाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर जाति और वर्ग, है ना। घुरिये ने जो अपनी बुक है, इसी बुक में 11वें और 12वें अध्याय में घुरिये ने जाति व्यवस्था की जो संरचना है और जातिगत नियमों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं इसमें, इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जो जातिगत नियम है और जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कुछ प्रमुख कारण आए हैं। इसमें पहला है औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण। सेकेंड है आपका स्वतंत्रता का आंदोलन, ठीक है। स्वतंत्रता के आंदोलन भी सभी लोगों ने, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो, सभी लोगों ने भाग समान रूप से लिया था। शिक्षा का प्रसार, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता जा रहा है, लोग जो जाति व्यवस्था के जो चीज़ें हैं, आप कह लीजिए जो कपोल कल्पित जो नियम बताए जाते हैं उस पे लोग अब विश्वास नहीं करते हैं कि मतलब जो शूद्रों का जो जन्म हुआ है वो पैरे से हुआ है, वैश्यों का उदर से हुआ है ना, भुजाओं से किसका हुआ है, भुजाओं का क्षत्रियों, है ना, और मुंह से ब्राह्मण का हुआ है। तो इस तरह की जो कल्पित जो चीज़ें थीं उसको अब लोग स्वीकार नहीं करते हैं शिक्षा के प्रभाव से। नए सामाजिक कानून बनाए गए हैं। नए सामाजिक कानून बनने से क्या हुआ कि जो पुरुष और महिलाएं थीं उनको समान अधिकार प्रदान किए गए हैं और जो नीची जाति थी उनको भी कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। और जो आपका कुछ नियम थे, अनुसूचित जाति के नियम हैं, वो यहाँ पर सामाजिक विधान में लागू होते हैं। इस तरह के जो नए सामाजिक वैधानिक कानून लागू हुए उन्होंने महिलाओं और अनुसूचित जातियों को एक विशेष नई दिशा प्रदान की है। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। जैसे जैसे संयुक्त परिवारों को विघटन हुआ तो हम लोग एक बात करते हैं ना कि आपका कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो समाज का जो विघटन हुआ संयुक्त परिवार में, समाज में संयुक्त परिवारों का जब विघटन हुआ तो जब विघटन हो गया तो जब बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे तो जो आने वाले सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा। तो इस तरह का जो नियम था वो भी, उसके कारण भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त हो गया। जो जाति पंचायतें थीं, पहले प्रत्येक जाति की अपनी खुद की पंचायत होती थी और अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो वो जाति पंचायतें ही आपको नियम भंग करने के उसमें सामाजिक बहिष्कृत कर देती थी। सामाजिक बहिष्कार उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता था। लेकिन इस तरह की जो जाति पंचायतें वो धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। अब क्या हो गई हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है। अगला है पश्चिमी जीवन दर्शन का प्रभाव। पश्चिमी जीवन दर्शन का जो प्रभाव है उसका सार तत्व क्या है, स्वतंत्रता, तार्किकता, समानता और व्यक्तिवाद। इस तरह की जो जीवन दर्शन ने क्या किया है कि लोगों के जो ऊंच नीच का विभेद था वो अब समाप्त कर दिया है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे घुरिये की जाति व्यवस्था का जो चीज़ें थी, जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है।